बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉजेज़ को देखना है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स को देखना है, पैथोफिजियोलॉजी को देखना है और इसके अलावा ये देखना है कि इसको मैनेज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या और ये किस वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन इम्यून टारगेटेड डीमाइलिनेटिंग डिजीज विद विच अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या मतलब है इसका कि एक तो ये होती है इम्यून सिस्टम के ओवर रिस्पॉन्स की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स की वजह से होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और किस चीज़ को वो टारगेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब नेम क्या है इसका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जो बात हमें समझनी है पहले वो ये है कि स्क्लेरोसिस होता क्या है। ठीक है, और हम पहले थोड़े से इसके फीचर्स देखते हैं, फिर हम आएंगे कि स्क्लेरोसिस क्या है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जाहिर सी बात है, जब नर्व्स में डीमाइलिनेशन होगी, उसके माइलिन शीथ को पे अटैक होगा तो क्या होगी? नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। डैमेजेस द माइलिन शीथ एंड इट इज़ कॉमन इन द एज ऑफ 20 to 50। ठीक है, 20 to 50 की एज में ये 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ये कॉमनली होती है। और इसका फीचर है एक ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या है? ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसका इंसिडेंस डबल है इन वुमेन एज कम्पेयर टू द मेन। इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं और इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे अब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक न्यूरॉन है जिसकी माइलिन शीट डैमेज हो रही है। अगर माइलिन शीट डैमेज होती है तो हमारा जो न्यूरॉन का पूरा फंक्शन है वही प्रॉपरली नहीं होगा। न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? सेंसरी फंक्शंस भी हो सकते हैं और मोटर फंक्शंस भी हो सकते हैं। अगर उसका सेंसरी पार्ट लॉस हो रहा है तो सेंसरी डिसफंक्शनिंग होगी, जिसकी वजह से पैरेस्थीसियाज होंगे, यानी लॉस ऑफ सेंसेशंस होगी, इनकम्प्लीट लॉस ऑफ सेंसेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड वाइब्रेटरी सेंसेशंस, यानी मुख्तलिफ किस्म की, जिस डिपेंडिंग ऑन द रीजन के किस रीजन की माइलिन शीट, किस रीजन के न्यूरॉन की माइलिन शीट ख़राब हुई है उस हिसाब से हमारे पास सेंसरी डिसफंक्शनिंग होगी। ठीक है, और इसके अलावा मोटर डिसफंक्शनिंग भी इसी तरह से होती है। अपर मोटर न्यूरॉन डिसफंक्शन होता है। क्या होता है? अपर मोटर न्यूरॉन, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन ज़्यादातर ख़राब होते हैं जिनमें अपर मोटर न्यूरॉन ख़राब होता है। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? स्पैज्म से, वीकनेस, क्लमजीनेस एंड डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि इट इज़ अ स्वेलिंग डिफ़िकल्टी। क्या है? स्वेलिंग डिफ़िकल्टी है, जिसमें हमारा थोड़ा एपिग्लोटिस वगैरह का मसला होता है। और जो हमारा खाना है जिसने हमारी ईसोफेगस में जाना था वो सही तरह से बस स्वेलो नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? डिसआर्थरिया होगा, यानी वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ द माउथ, जिसकी वजह से स्पीकिंग डिफिकल्टी होगी। डिस्फेजिया क्या है? स्वेलोइंग डिफिकल्टी, और ये क्या है? स्पीकिंग डिफिकल्टी। पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं इसकी कि इसका प्रोसेस क्या है, क्यों हो रही है और किस तरह से हो रही है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूरॉन है जिसकी माइलिन शीट थी। ठीक है, ये माइलिन शीट कौन से सेल्स बना रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? वेरी गुड, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन से सेल्स? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बेसिकली उन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे अटैक होता है जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, ये क्या है? मेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। होता क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर में से कुछ ऐसी इन्फेक्शन होती है या कुछ इन्वायरमेंटल या हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से या किसी इन्फेक्शंस की वजह से जो टी सेल्स ऐसे टी सेल्स जो कि नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, टी सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, इनमें ऐसे लाइगेंड्स आ जाते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और एक्ट करते हैं माइलिन शीट पे। माइलिन शीट पे एक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं, जिससे बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाती हैं और तरह के सेल्स और जितने भी सेल्स हैं जो कि पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के जो कि पहले ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे होते, वो अपने साइज़ के हिसाब से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उन सेल्स में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं? बी सेल्स आ जाते हैं और मैक्रोफेजेस और भी सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। ये बी सेल्स क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द माइलिन शीट, और इस माइलिन शीट को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जिस इम्पल्स ने ट्रैवल करना था वो सही से ट्रैवल नहीं कर सकेगी और इस वजह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी।
ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि कुछ टी सेल्स हों किसी इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर या हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से टी सेल्स पे ऐसे लिगेंड्स आ जाएंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस, जो टी सेल की हेल्प करेंगे टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाएगा तो ये माइलिन शीथ के साथ इंटरैक्ट करके कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, बी सेल्स आ जाएंगे, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट द माइलिन शीथ और माइलिन शीथ को डैमेज करेंगे। जब माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी तो कंडक्शन इम्पेयर होगी। क्या होगी? कंडक्शन इम्पेयर होगी, यानी कंडक्शन सही तरह से नहीं होगी। ठीक है, अब शुरू में क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो सप्रेसर टी सेल्स हैं वो भी आ जाते हैं और रीमाइलिनेशन भी होती है, मतलब कुछ डीमाइलिनेशन होती है और कुछ रीमाइलिनेशन होती है। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फेक्शन, मतलब ये जो कंडीशन है ये मज़ीद ख़राब होती जाती है और रीमाइलिनेशन की तरफ न्यूरॉन्स कम आते हैं और सारे के सारे न्यूरॉन्स ख़राबी की तरफ जाते हैं, डिजीज़ प्रोसेस की तरफ जाते हैं। कॉजेज़ मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो इसकी टाइप्स में आ जाता है प्राइमरी मल्टीपल सिलेरोसिस, सेकेंडरी मल्टीपल सिलेरोसिस, रिलैप्सिंग एंड प्रोग्रेसिव। प्राइमरी, सेकेंडरी, रिलैप्सिंग एंड प्रोग्रेसिव। प्राइमरी, सेकेंडरी, रिलैप्सिंग एंड प्रोग्रेसिव। ये इनकी डिटेल्स को इतना हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी अगर किसी को मल्टीपल सिलेरोसिस हो गई है तो उसको अब ट्रीट कैसे किया जाए। एक तो प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, यानी रिमूव करेंगे हमारा जो प्लाज्मा है उसमें से ब्लड को नहीं रिमूव करना लेकिन एंटीबॉडीज़ को रिमूव करना है जो कि उसके अंदर मौजूद हैं, ताकि कम से कम हो डीमाइलिनेशन। ठीक है, इसके अलावा हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, इस वजह से हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देंगे। और क्या है कि हमारे पास बैलेंस वगैरह का मसला आ रहा होता है पेशेंट में और वो अपनी मूवमेंट सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, मुख्तलिफ जगहों की मूवमेंट्स वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली स्विमिंग आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? स्विमिंग आ जाती है। और जैसे जैसे कंडीशन बेहतर होती जाती है हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।